हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा प्रीवियस लेक्चर में हमने जो अपना राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे था उसको स्टार्ट किया, उसी को अभी कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जो प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे में मोस्टली अपना डिस्कशन जो था वो जीडीपी पर था, जो फंडामेंटल पैरामीटर होता है इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में हमने चर्चा की। तो उसी को आज राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे को कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान। यहां पर मैं आपको, अच्छा, यहां जो पैनल पे जो नोट्स हैं वो आपको एप्लीकेशन के अंदर भी मिल जाएंगे। तो आपको जस्ट समझने पर मेनली फोकस करना है। जो नोट्स हैं वो आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सेकंड अपना जो आज पार्ट है उसको शुरू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का। देखो, जीडीपी जो है वो मैंने प्रीवियस आपको बताया कि फंडामेंटल पैरामीटर है जो हम इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस करते हैं। जीडीपी की ग्रोथ इंडिविजुअल ग्रोथ को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, कर सकती है लेकिन नेसेसरी पैरामीटर नहीं है। आगे जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे तो आपको एनालाइज होगा कि जीडीपी के कंपेयर में जो मैं बोलूँ कि मॉडिफाइड इंडिकेटर्स हैं जो इंडिविजुअल ग्रोथ को भी दर्शाते हैं। जैसे जो भी कंट्री है उसकी ग्रोथ जो है वो उसकी जो डोमेस्टिक बाउंड्री है उस पर मेनली डिपेंड करती है। मैंने जीडीपी में एक टर्म यूज किया था, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ द स्टेट और कंट्री। तो जो राष्ट्र है, नेशन है, स्टेट है, वो सबसे ऊपर है, लेकिन उससे भी जो इक्वली इंपॉर्टेंट है कि कंट्री के जो पर्सन्स हैं वो कितना ग्रो कर रहे हैं, उसके जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो मेनली कल का जो डिस्कशन था उसमें जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डाटा जो डिस्कस किए उसमें आपको 2 या 3 डाटा आपको ध्यान में रखने हैं। देखना, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 9.06 लाख करोड़, क्या बताया, एट कॉन्स्टेंट जो प्राइस है जिसको मैंने बेस ईयर माना था 2011-12, उसके अकॉर्डिंग स्टेट की जीडीपी है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया 17.04 लाख करोड़, ये क्या था, ये था करंट प्राइस है, करंट जो वैल्यूज हैं उन पर राजस्थान की जीडीपी। इंडिया के पर्सपेक्टिव से 324.11 लाख करोड़, ये किसके रेस्पेक्ट में है, जो करंट प्राइस है उसके रेस्पेक्ट में इंडिया की जीडीपी। अच्छा, राजस्थान का कंट्रीब्यूशन है वो क्या बताया मैंने, 5.26% जो है राजस्थान की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी के अंदर। जैसे आप इसके अंदर अगर 5.26% निकालोगे तो आपके पास में कितनी वैल्यू आएगी, 17.04। तो ये जो कल का मेन जीडीपी का डिस्कशन था उसके अंदर हमने जो डाटा डिस्कस किए वो इतने ही डाटा जो है आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखने हैं। आज जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में बाइंड किया था। नेशनल स्टेट जो अपना जो एनएसडीपी के बारे में बताया था मैंने, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएसडीपी। देखना, जीएसडीपी, नेक्स्ट मैंने बताया था एनएसडीपी। डिफरेंस क्या था कि जो वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है उसको आप लेस कर दो, जो भी रिसोर्सेज हैं जिनकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है उसको आप हटा दोगे, डेप्रिशिएशन को इंक्लूड कर लोगे, तो आपके पास में जो ग्रोस वैल्यू है उससे नेट वैल्यू आ जाएगी, दैट इज एनएसडीपी। और एनएसडीपी मैंने आपको लिखाया जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में, और इसके जो करंट जो प्राइस है उस पे डाटा, और जो बेस प्राइस जो कांस्टेंट प्राइस है जिसमें हम बेस ईयर को इंक्लूड करते हैं उसके बेसिस पर मैंने आपको डाटा लिखवा दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट आज का अपना जो इंडिकेटर रहेगा वो है पीसीआई, जो मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस किया, दैट इज पर कैपिटा इनकम। और मैंने आपको एक प्रीवियस लिखाया था कि जो पर कैपिटा इनकम है पीसीआई वो आपकी प्रोस्पेरिटी का साइन है, लिविंगहुड है, जो लाइफ स्टाइल है उसका पैरामीटर है पीसीआई। तो पीसीआई के बारे में देखते हैं। देखना, पर कैपिटा इनकम, तो पीसीआई पर कैपिटा इनकम जैसे मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूं। तो इसके जो करंट डाटा है, अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग पीसीआई के डाटा कौन कौन से हैं। तो
पीसीआई के अंदर आप देखना एट सेम रहेगा कि जो कांस्टेंट प्राइस है उस पर डाटा क्या है और जो करंट प्राइस है उस पर डाटा क्या है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं एट कांस्टेंट प्राइस, और इधर मैं आपको लिख लेता हूं एट करंट प्राइस। करंट प्राइस पर वैल्यू ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, कांस्टेंट प्राइस पर कम होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप इन्फ्लेशन रेट को इंक्लूड नहीं करते हो। ठीक है, तो जो कांस्टेंट प्राइस है उसके लिए मैं आपको राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बताता हूं। राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 96,638 ये रुपीस के अंदर वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है कि राजस्थान में एट कांस्टेंट प्राइस हर व्यक्ति की इनकम 96,638 रुपए है। अब ये सब व्यक्तियों की तो नहीं है, जैसे कौन से जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उनकी इनकम है। मैंने एनएसडीपी के अंदर आपको पीसीआई का मैंने इंडिकेटर बताया, उसमें मैंने क्या बोला था, एनएसडीपी डिवाइडेड बाई टोटल वर्किंग पॉपुलेशन। कौन सी वर्किंग पॉपुलेशन? मिडिल क्लास पॉपुलेशन। तो उसी मिडिल क्लास पॉपुलेशन की एवरेज इनकम पर ईयर है, नो डाउट पर ईयर है राजस्थान के अंदर। ये पर कैपिटा इनकम का मतलब, इसका सिंपली मतलब क्या है कि राजस्थान में हम इन्फ्लेशन रेट को इंक्लूड नहीं करें तो राजस्थान का आदमी 96,638 रुपए एवरेज इनकम पर ईयर कमाता है। समझ आई बात? अच्छा, ये इसका प्रीवियस से अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं कि जो प्रीवियस डाटा था, मतलब अभी कांस्टेंट प्राइस 2023-24 में जो थी उससे कंपेयर करूं तो ये कितना बढ़ा है। ये 6.88% इसका ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है वृद्धि दर है, लगातार पूछा जाता है। ठीक है, एट करंट प्राइस वैल्यू कितनी है? 1,85,000। आपको एग्जैक्ट डाटा ध्यान में रखना है। मेरे पास में इकोनॉमिक सर्वे जो यहां पर गवर्नमेंट का जो है उसके डाटा रखे हुए हैं, तो एग्जैक्ट जो है आपको अमाउंट ध्यान में रखना है। इसका मैं आपको पीडीएफ जो है गवर्नमेंट का जो अपना इकोनॉमिक रिव्यू है वो भी आपके साथ में ऐप में शेयर कर दिया जाएगा। डाटा को लेकर आपको एकदम श्योर सर्टेन रहना है कि कोई भी डाटा के अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वैसे 1,85,000 आपको रफली आइडिया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी खास। अच्छा, इसका ग्रोथ रेट कितना है? 11.04% इसका ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो करंट प्राइस पर राजस्थान के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1,85,053 रुपए। मतलब इन्फ्लेशन रेट को इंक्लूड करने के बाद में राजस्थान के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन 1,85,000 रुपए पर ईयर कमाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखना, इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो एक आपको मैं बताऊं कि इंडिया के अंदर जितनी एवरेज इनकम है वर्किंग पॉपुलेशन की, उससे राजस्थान की जो इनकम है पर ईयर की, मतलब पीसीआई का इंडेक्स है वो कम है, लेकिन ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है राजस्थान की। मतलब राजस्थान जो है स्पीडली ग्रो कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अभी जैसे मैं 1,85,053 बता रहा हूं करंट प्राइस पर इसकी वैल्यू, इंडिया के लिए बात करूंगा तो ये 2 लाख के अराउंड। ठीक है, तो देखना एग्जैक्ट डाटा लिखते हैं। इंडिया के अंदर जो वैल्यू है जो कांस्टेंट प्राइस पर 1,12,358 रुपीज, मतलब इंडिया का जो कांस्टेंट प्राइस पर व्यक्ति कितना कमाता है? 1,12,358 रुपए। इसकी ग्रोथ रेट कितनी है? तो 5.3% जो है वो ग्रोथ रेट है। तो ग्रोथ तो देखना राजस्थान ज्यादा स्पीडली ग्रो कर रहा है एट कांस्टेंट प्राइस, और एट करंट प्राइस भी राजस्थान ग्रो ज्यादा कर रहा है इंडिया की ग्रोथ रेट से। लेकिन जो अभी पीसीआई है वो राजस्थान का इंडिया के कंपेयर में कम है। तो यहां पर हम देखेंगे कि 2 लाख अराउंड 2 लाख जो है वो एट करंट प्राइस जो इंडिया की जो पीसीआई है पर कैपिटा इनकम है लगभग 2 लाख रुपए आपको रफली ध्यान में रखना है। अच्छा, ग्रोथ रेट राजस्थान की 11.04% है, लेकिन इंडिया किस ग्रोथ रेट से जो है इंक्रीज कर रहा है? 8.7%। इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान की ग्रोथ रेट इंडिया की ग्रोथ रेट से ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके राजस्थान की पर कैपिटा इनकम इंडिया की पर कैपिटा इनकम से कम है। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो ये जो डाटा थे इनके अंदर मैक्सिमम, अब इतना डाटा मैंने आपको लिखा है यहां पर, आपको समराइज फॉर्म में मैं बताऊं तो पर कैपिटा इनकम के बारे में इतना ही याद रखना आपको कि राजस्थान की करंट प्राइस पर कैपिटा इनकम 1,85,000 है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए, मतलब इंडिया का आदमी जो है वो 2 लाख रुपए कमाता है, एवरेज इनकम राजस्थान का 1,85,000 रुपए, सिंपल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर लेना एक बार कितनी ग्रोथ रेट है, उसके एग्जैक्ट डाटा आपको यहां पर मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया था कि पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम के बारे में 2-3 फैक्टर जो मैंने आपको अभी वर्बली बताए उनको लिख भी लेते हैं, नोट करके पॉइंट लिखना, आप नोट करके पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट है जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम किसकी, इंडिया की पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम पीसीआई जो है राजस्थान की जो है, तो कौन सी ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम इंडिया की ज्यादा है। दूसरा पॉइंट लिखना, पीसीआई का जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट जो है वो मैं अगर बात करूं इंडिया के लिए, और यहां पर अगर मैं पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट है वो बात करूं मैं अगर राजस्थान के पर्सपेक्टिव से, तो राजस्थान की ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा है पर कैपिटा इनकम की इंडिया के कंपेयर में। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, जनरल डाटा है जो कि आपको क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली इस प्रकार से पुट किया जा सकता है, डाटाबेस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये आपको पर कैपिटा इनकम के बारे में इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि पर कैपिटा इनकम किसकी इंडिया के रेस्पेक्ट में कितनी है, राजस्थान का कितना है वैल्यू, तो रफली 1,85,000 रुपए राजस्थान की एट करंट प्राइस पर जो वैल्यू है वो आपको मेनली फोकस जो करना है, करंट प्राइस पर जो वैल्यू है उन पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये पीसीआई के बारे में अपना इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। नेक्स्ट देखना, जो इंडिकेटर है, मैंने आपको जीडीपी डिस्कस किया, इसके बाद में एनएसडीपी डिस्कस किया, पर कैपिटा इनकम के बारे में। अब जैसे जैसे इंडिकेटर्स बढ़ रहे हैं उनकी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, आप ऑब्जर्व करना। जैसे जीडीपी एक जनरल टर्म है, आपको बाय डिफॉल्ट आपको जनरल लैंग्वेज के अंदर भी जो घरेलू बोलचाल की भाषा है उसके अंदर भी आपको जीडीपी का जो मतलब है, जीडीपी वर्ड है वो सुनने को मिल जाएगा आपको। सिंपल है कि विद इन द फाइनेंशियल ईयर, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ स्टेट या कंट्री, मार्केट प्राइस जो है, जो गुड्स और सर्विस का जो फाइनल गुड्स और सर्विस हैं उनकी जो मार्केट प्राइस है उनका टोटल सम जो है दैट इज जीडीपी, सिंपल फॉर्म के अंदर। लेकिन क्या यह मार्केट प्राइस ओनली फैक्टर है जो रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक्स को या इकोनॉमिक सर्वे के डाटा को? बाकी अफेक्टिंग पैरामीटर्स कौन से हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं? जैसे मैं आपको अभी इन्फ्लेशन रेट को इंक्लूड किया तो नया टर्म क्या आया, नेट वैल्यू निकल के आई, ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू निकल के आई। उसी प्रकार से मैंने अगर इंडिविजुअल पर्सन की बात की तो पर कैपिटा इनकम की जो है टर्म निकल के आई, पीसीआई। नेक्स्ट जीडीपी, जो जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जीएसवीए। अगले जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उनके अंदर जीडीपी की मैं कोई भी चर्चा नहीं करूंगा। जीडीपी से ज्यादा जो अपना प्राइम फोकस रहेगा वो रहेगा जीएसवीए के बारे में। ठीक है, तो जीएसवीए को ध्यान से समझना क्योंकि जीडीपी काफी कॉमन टर्म है, इसको हम ज्यादा काम में नहीं लेंगे, जीएसवीए को काम में लेंगे। और क्यों लेंगे उसके बारे में भी बताता हूं आपको। जीएसवीए नेक्स्ट इंडिकेटर है, जीएसवीए ध्यान से समझ लेना, जीएसवीए रिपीटेडली काम में आएगा, ये जो टर्म है। नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स होंगे उसमें जीएसवीए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जीएसवीए का मतलब क्या होता है? ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। अच्छा, इसका सिंपल वे में समझना, अगर मैं बात करता हूं जीडीपी की तो मतलब मैं जो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। अगर मैं जीएसवीए की बात कर रहा हूं तो मैं प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, मतलब ये रिफ्लेक्शन है प्रोड्यूसर साइड का। दूसरे लैंग्वेज में समझना, मान लो ये कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर मानता हूं या मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर मानता हूं, उसके अंदर गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ सब्सिडी देकर चलेगी, कुछ ना कुछ टैक्सेस जो हैं वो
जो पॉपुलेशन है, चाहे एग्रीकल्चर की है या इंडस्ट्रियल सेक्टर की है, उनको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो क्या वो फैक्टर्स जो हैं वो आपका ग्रोथ रेट है उसको इंपैक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन क्या जीडीपी में हमने जो टैक्सेज हैं, जो सब्सिडीज हैं, उनको इंक्लूड किया? हमने उनको इंक्लूड नहीं किया। तो जो इंडिविजुअल ग्रोथ है वो यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होती। सिंपल वे में बताऊं कि मान लो जीडीपी तो ग्रो कर रही है, जीडीपी तो हाई रेट से ग्रो कर रही है, लेकिन विद इन द कंट्री जो पर्संस हैं, जो सिटीजन हैं, उनकी हालत बदतर होती जा रही है। ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली, ये ऐसा हो सकता है क्योंकि जीडीपी ग्रो कर रही है, मतलब कंट्री ग्रो कर रही है, दैट मीन्स पूरी जो सिटीजन है वो भी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल दे बताता हूं आपको, देखना कि मान लो कि सरकार की जीडीपी ग्रो कर रही है, पूरी कंट्री की जीडीपी ग्रो कर रही है, ठीक है, लेकिन इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर या सर्विस सेक्टर पर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर पर जो टैक्सेज हैं वो ज्यादा इंपोज्ड कर दिए गए हों, जिसकी वजह से सरकार के पास रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। दैट मींस जीडीपी ग्रो कर रही है, लेकिन क्या इंडिविजुअल ग्रोथ उस पर डिपेंड है? इंडिविजुअल ग्रोथ उस पर डिपेंड नहीं है। जीएसवीए है वो इंडिकेट करेगा कि इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन जीडीपी ग्रो कर रही है। समझ रहे हो इस बात को? तो जीएसवीए के बारे में देखना, जीएसवीए जो है वो आपका, मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर साइड का पैरामीटर है, जबकि जो जीएसवीए जो है वो आपका प्रोड्यूसर साइड का इंडिकेटर है, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखना कि एक मैंने आपको यूज किया वर्ड जीडीपी के अंदर, जीडीपी के अंदर मैंने एक वर्ड यूज किया आपको, जो हमने यूज किया था मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है। मैंने बोला था आपको जो गुड्स और सर्विस हैं, जो फाइनल गुड्स और सर्विस हैं, उनका सम होता है, उनके मार्केट प्राइस का सम होता है। जीडीपी के अंदर मैंने वर्ड यूज किया था मार्केट प्राइस। यहां जीएसवीए है, इसमें मैं जो टर्म यूज करूंगा वो होगी फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट क्या है देखना, जीएसवीए में जो टर्म यूज करूंगा वो होगी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू, ये आपका इस टाइप से लिखना, हम अगर मार्केट प्राइस है, एक सेकंड, जो अपना फैक्टर कॉस्ट है इसके बारे में हमारा प्राइम फोकस रहेगा। जैसे जीडीपी के अंदर मार्केट प्राइस पर फोकस रहा, उसी प्रकार है जीएसवीए में फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट के अंदर मैं अगर सब्सिडीज ऐड कर देता हूं, माइनस, एक सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां पर पहले लिख लो, अभी तो जो जीएसटी है वो इंपोज्ड कर दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको मैं जो ऐड कर देता हूं, और जो सब्सिडीज मिल रही हैं उनको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो होगी मार्केट प्राइस। अब इसको समझना, ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट के बारे में मैं आगे लगातार फ्रीक्वेंट इसके बारे में अपना डिस्कशन होगा। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है, मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, एक बोरी अनाज की किसान ने पैदा करी, ठीक है। अब उस रिसोर्सेज को, उस आइटम को, उस कमोडिटी को बनाने के अंदर जो भी लागत आई है, जो भी फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करने में जो उसकी वैल्यू जनरेट हुई है, उसके एंड से जो वैल्यू लगी है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। उस फैक्टर कॉस्ट के अंदर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे, और सब्सिडीज हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हमको पे करने पड़ रहे हैं। फैक्टर को जनरेट करने के लिए, हमको जो कमोडिटी को जनरेट करने के लिए फैक्टर कॉस्ट हमारी लग रही है, तो जो वैल्यू लग रही है उसको मैंने ऐड कर दिया, और सब्सिडीज हमें मिल रही है तो सब्सिडीज को मैंने माइनस कर दिया। तो सिंपल मैथमेटिक वे में समझना कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस सब्सिडीज इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। अब यहां पर मैंने फैक्टर कॉस्ट की चर्चा क्यों की? क्योंकि जीएसवीए में मैं लगातार फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात करूंगा। तो जीएसवीए को समझना कि जीएसवीए एक्चुअल में है क्या। जीएसवीए इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल फैक्टर कॉस्ट। अब आपको पता लग गया फैक्टर कॉस्ट क्या है, मेजरमेंट ऑफ टोटल फैक्टर कॉस्ट, टोटल फैक्टर कॉस्ट। यहां पर मैं जीडीपी में मार्केट प्राइस के बारे में बोल रहा था, यहां पर मैं फैक्टर कॉस्ट की चर्चा करूंगा, जो प्रोड्यूस्ड हुआ है थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस्ड थ्रू
गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज हैं, उनको प्रोड्यूस करने के अंदर जो टोटल फैक्टर कॉस्ट आई है, उस फैक्टर कॉस्ट का मेजरमेंट है किसके अंदर? इन इकोनॉमिक सेक्टर, इन इकोनॉमी सेक्टर। ठीक है, वो इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, इकोनॉमिक की बात हो रही है। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? अब जीएसवीए की मेरे को डेफिनेशन देनी हो तो जीएसवीए के लिए मैं क्या बोलूंगा? इन इकोनॉमिक सेक्टर जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके मेजरमेंट का टोटल फैक्टर को, उनके टोटल जो फैक्टर कॉस्ट है उनका मेजरमेंट क्या है? जीएसवीए है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो इकोनॉमिक सेक्टर की बात करूं मैं, तो इकोनॉमिक सेक्टर कौन कौन से? इकोनॉमिक सेक्टर की मैं अगर बात करूं तो देखना, जो अपना प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, थर्ड वन इज टर्सरी सेक्टर है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन सा सेक्टर आता है? एग्रीकल्चर। बाकी और भी जो है उनकी डिस्कस करेंगे, मतलब प्राइमरी सेक्टर ओनली एग्रीकल्चर नहीं आता, पूरा जो प्राइमरी सेक्टर है उसको अलग से डिस्कशन करेंगे। अब एग्रीकल्चर भी मैंने आपको यहां जीएसवीए के अंदर एग्रीकल्चर मैंने आपको यहां पे लिख दिया, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में अपन पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में अलग से पूरा डिटेल डिस्कसन होगा, टूरिज्म है उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। तो ऐसा नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, सारे जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये जो आइडिया है जीएसवीए का बेसिक आइडिया आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है। टर्सरी सेक्टर के अगर मैं बात करूं तो जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जीएसवीए है क्या एक्चुअल के अंदर। ठीक है, तो जीएसवीए के बारे में मैंने आपको बताया कि जीएसवीए जो है फैक्टर कॉस्ट के बारे में बताता है। फैक्टर कॉस्ट मतलब मेजरमेंट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट है क्या चीज? कि जो हमारी प्रोड्यूसर के एंड से जो लागत आई है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है, मैन्युफैक्चरर जो है उसके एंड से जो लागत आई है दैट इज फैक्टर कॉस्ट। उसमें उसको टैक्सेस भी पे करने पड़ रहे हैं तो उसको मैंने ऐड कर दिया, और सब्सिडीज हैं वो उसको मिल रही हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या फिर एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, जिनके लिए भी है उनको सब्सिडीज मिल रही हैं, तो वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। दैट इज इक्वल टू जो अपनी मार्केट प्राइस है उसके बारे में। और मार्केट प्राइस में डिस्कशन किसके बारे में होता है? जीडीपी के अकॉर्डिंग हम जो करते हैं। किस मैंने लास्ट में स्टेटमेंट लिखा था, विद इन फाइनेंशियल ईयर विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री सम ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। तो वहां मैंने मार्केट प्राइस टर्म यूज किया था। जीएसवीए फैक्टर कॉस्ट की चर्चा करेगा। ठीक है, जीएसवीए का मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला यहां पर लिख के दे देता हूं, वही फॉर्मूला है जो फैक्टर कॉस्ट के अंदर अपन ने इंक्लूड किया था। तो देखना, जीएसवीए को जीडीपी से कंपेयर करके जीएसवीए इज इक्वल्स टू जीएसडीपी, जीएसडीपी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसके अंदर मैं सब्सिडीज हैं उनको ऐड कर दूंगा, जो प्रोडक्ट सब्सिडीज हैं, प्रोडक्ट की सब्सिडीज हैं उनको मैं ऐड कर दूंगा, और माइनस कर देंगे जो हमारे पास में टैक्सेस पे करने पड़े हैं, मतलब प्रोडक्ट के जो टैक्सेस हैं, PRODUCT प्रोडक्ट टैक्सेस। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर। ये देखना मैंने यहां पर ये जो इसके अंदर क्या क्या है, मार्केट प्राइस वैल्यू आती है, यहां पर क्या आता है, फैक्टर कॉस्ट आता है, और ये सब्सिडीज है, और यहां पर प्रोडक्ट टैक्सेस हैं। ठीक है, तो मैंने इनिशियली क्या बोला था, फैक्टर कॉस्ट जो आपका वैल्यू थी उसमें सब्सिडीज को मैंने माइनस किया था और टैक्सेस को प्लस किया था, इज इक्वल्स टू मैंने क्या बोला था, मार्केट प्राइस। तो इसको मैं जीडीपी से कंपेयर कर दिया, तो जीएसवीए इज इक्वल्स टू, समझ पा रहे हो ना क्या लिखा था मैंने, फैक्टर कॉस्ट। यहां फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस किस पर होती है, जीडीपी पर। तो मैंने क्या बोल दिया, जीडीपी जो वैल्यू थी, यहां पर मैंने जीडीपी इधर लिख दिया, जीएसडीपी, तो उधर प्लस जाएगा तो सब्सिडीज माइनस प्लस टैक्सेस हो जाएगा। सेम फॉर्मूला है जो प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए लिखा। तो ये फॉर्मूला आप कंपैरिजन कर सकते हो जीएसवीए को जीएसडीपी के साथ में। ठीक है, तो आपको अभी ज्यादा क्लियरिटी आ रही होगी कि जीएसडीपी जो है उससे जीएसवीए कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टैक्सेस इंपोज्ड कर रहे हैं, उनका रिफ्लेक्शन आएगा, जो सब्सिडीज हैं उनका फाइनल प्रोडक्ट पर इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू हमारे पास में काम में आती है दैट इज जीएसवीए।
और अभी आगे जो भी डिस्कशन होगा वो जीएसवीए के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मतलब फैक्टर कॉस्ट की चर्चा करेंगे, क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट पैरामीटर हैं वो सारे अफेक्टिंग पैरामीटर्स रहते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस जो है मार्केट को है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखना जीएसवीए का एक बेसिक आइडिया दे देता हूं मैं आपको कि जीएसवीए जो मैंने आपको अभी बताया कि प्राइमरी सेक्टर है, अपना सेकेंडरी सेक्टर है या टर्सरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल है या सर्विस सेक्टर है, इसमें टोटल जो कांस्टेंट प्राइस पर कितनी वैल्यू है और करंट प्राइस पर कितनी वैल्यू है और इसका ग्रोथ रेट कितना है जीएसवीए का। उसके बाद में इंडिविजुअली एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, तो पूरा अपना फोकस होगा, जो स्टडी होगी, कंसंट्रेशन जो होगा स्टडी का वो पूरा एग्रीकल्चर पर होगा। फिलहाल के लिए आप जीएसवीए के अंदर एक बेसिक आइडिया लिख लो कि जीएसवीए जो है, जीएसवीए मैं आपको बताता हूं कि जो सेक्टर, इस टाइप से लिख लो आप, जो सेक्टर यहां पर लिखोगे आप एट कांस्टेंट प्राइस, और यहां पर एट करंट प्राइस, जो प्रीवियस डिस्कशन हुआ है उसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे सेक्टर में आपको बताऊं तो पहला मानो आप, जो मैंने आपको बताया प्राइमरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर। सेकेंडरी में आप बात कर रहा था तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर लिखोगे, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर। थर्ड की बात करूं तो मैं सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अपना एग्रीकल्चर है उसके अंदर जो एट कांस्टेंट प्राइस जो है ग्रोथ रेट है वो 26.54% कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का जीएसवीए के अंदर। आई चीज समझ में? जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका है 28.39। अच्छा, टोटल 100 है तो सर्विस सेक्टर फिर कितना बच गया? इन दोनों को ऐड करके आप 100 में से माइनस कर दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? 45.07। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां से, जीएसवीए का कांस्टेंट प्राइस पर एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये मैं आपको जो अभी एक चार्ट ड्रॉ करूंगा उससे आपसे ज्यादा क्लियर होगा इसका वैल्यूज का मतलब क्या है एग्रीकल्चर के अंदर। ये टोटल जो है, मतलब टोटल 100% है जीएसवीए जो कंट्री का, उसके अंदर एट कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहा हूं अभी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर कितना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना दे रहा है, सर्विस सेक्टर कितना दे रहा है, ये एट कांस्टेंट प्राइस की मैंने बात की, ठीक है। एट करंट प्राइस की मैं बात करूं तो 26.92% जो है एट कांस्टेंट प्राइस पर एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन है जीएसवीए के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना इंडस्ट्रियल है, उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है 27.16%। आप इसमें एग्जैक्ट डाटा लिखिए, 27.16%। और अपना जो है 45.92% जो है, 45.92% जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का, जो अपना सर्विस सेक्टर है उसका एट करंट प्राइस पर कंट्रीब्यूशन है 45.92, ठीक है। तो ये जो डाटा है जीएसवीए का किसके अकॉर्डिंग है? आर्थिक समीक्षा 2024, अपना जो है आर्थिक समीक्षा जो अपनी हुई थी 2024-25 की, अभी का जो डाटा है 2024-25 का, ठीक है। तो इंक्रीज रेट जो है, इंक्रीज रेट भी आप लिख लीजिए, अभी टोटल इंक्रीज रेट लिख लीजिए। उसके बाद में जो अपन एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर के अंदर जीएसवी में हम बात करेंगे कि अकेला एग्रीकल्चर ने कितना ग्रो किया है। अभी टोटल की बात कर रहा हूं मैं, इंक्रीज रेट अभी टोटल के लिए, मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर टोटल को इंक्लूड करके आप यहां पर आप लिख लीजिए कि इंक्रीज रेट, आप इसके पास लिख लीजिए इंक्रीज रेट है, और ये टोटल इंक्रीज रेट है जीएसवीए का, जीएसवीए का टोटल। अच्छा, टोटल जो है वो एट कांस्टेंट प्राइस तो 6.29%, और आपका एट करंट प्राइस पर जो है 10.83। अच्छा, 10.83 बता रहा हूं, ये तीनों का मिला के बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये आपको अभी हो सकता है कि ये जो अभी डाटा है वो कम समझ में आए, जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे आपको ज्यादा क्लियरिटी आती जाएगी। देखना जीएसवीए का मैं आपको दिखाता हूं,
जीएसवीए के बारे में, एक सेकेंड। जीएसवीए को ध्यान से समझना, जीएसवीए को मैं वापस रिपीट कर दूंगा चाहे से, जीएसवीए को ध्यान से समझना। जीएसवीए काफी इंपॉर्टेंट है, देखना डिस्प्ले हो रहा आपको आराम से, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे है, वहां से मैंने इमेज यहां पे किया है आपके लिए। तो जीएसवीए का देखना, ये मैं जो बात कर रहा हूं यहां पर, ये है एट करंट प्राइस, एट करंट प्राइस लिखा हुआ अभी, ठीक है। एक सेकेंड, एट करंट प्राइस, ठीक है। तो ये एट करंट प्राइस, एट करंट प्राइस, ठीक है। ये वैल्यू है जीएसवीए की, ठीक है। तो जीएसवीए की जो करंट वैल्यूज है, अच्छा देखना मैंने आपको इसमें क्या लिखाया था, ये देखना, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 26.29, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर 27.16, सर्विस सेक्टर के अंदर 45.29, इतना कंट्रीब्यूशन है जीएसवीए का। तो जीएसवीए टोटल कितना, 15.70, मतलब 15.70 लाख करोड़ है, उसके अंदर 26.92% जीएसवीए एग्रीकल्चर का है। ये 26.92 मैंने यहां पर लिखा है, ये 15.70 का 26.92% एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, ये बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल सेक्टर का मैंने लिखा है 27.16, तो 27.16 ये जो वैल्यू है वो कंट्रीब्यूशन 15.70 लाख करोड़ जो टोटल जीएसवी है उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर का एट करंट प्राइस पर बात कर रहा हूं, तो वो वैल्यू जो है, इतना कंट्रीब्यूशन जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। उसी प्रकार सर्विस सेक्टर के लिए 45.2 मैंने आपको यहां पर बताया, तो यहां पर जो आपका इंडस्ट्रियल है जो है, सर्विस जो सेक्टर है 45.2 यहां पर आपके पास में वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो यह टोटल जीएसवीए कितना है, 15.70 एट करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब है कि इसके अंदर इन्फ्लेशन रेट को इंक्लूड नहीं किया गया है। अच्छा, जो अपनी वैल्यू होंगी एट कांस्टेंट प्राइस वो 15.70 से कम होंगी, ठीक है। अच्छा, एक रफ आइडिया रखना कि कोई भी वैल्यूज आपको, अगर करंट की वैल्यू आपको पता है तो उसकी हाफ से थोड़ा सा कम कर दोगे आप, जैसे किसी भी प्राइस के अंदर, तो आपको कांस्टेंट प्राइस पर वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, आपको कांस्टेंट वाली पता है और करंट का आइडिया आपको लगाना है, तो हाफ जो वैल्यू है उससे थोड़ा सा कम करोगे तो आपके पास में वैल्यू जो आएगी वो आएगी। ये कोई वैसे बेसिक रूल नहीं है कोई, मैं आपको एक रफली ऑब्जर्वेशन टाइप बता रहा हूं ये चीजें, ठीक है ना। तो देखना जो मैंने आपको बताया जीएसवीए के बारे में, तो जीएसवीए के अंदर देखना, अभी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 12.29% किसका है, लाइव स्टॉक का, पशुधन का। क्रॉप्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना, 12.43%। जो फिशिंग है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, फॉरेस्ट्री है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। इस 26.92 में से भी एक जनरल ऑब्जर्वेशन कर लो, उसके बाद में एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, तो इन सब पैरामीटर्स की बात करेंगे। अच्छा, सर्विस सेक्टर है उसके अंदर सबसे ग्रोइंग एरिया कौन सा है, जो ट्रेड, होटल और रेस्टोरेंट हैं, 12.78%। अच्छा देखो, एक आपको मैं जनरल टर्म्स के अंदर बात करता हूं। देखो, सबसे ज्यादा जो सेक्टर है, जो ग्रोइंग सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर, और उसकी ग्रोथ रेट भी सबसे ज्यादा है। यहां पर देखना 45.29% जो है सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है जीएसवीए के अंदर, और जीडीपी के अंदर भी सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा आपका जो है जो रोल प्ले करता है वो सर्विस सेक्टर है। इस सर्विस सेक्टर में भी सबसे ज्यादा कौन, ट्रेड, होटल और रेस्टोरेंट। होटल रेस्टोरेंट वाले हैं बढ़िया, इनका जो है अपना इनका रहता है ग्रोथ रेट कितना है, 12.78%, ठीक है। इसके बाद में जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो है 10.61, जो अदर सर्विसेज हैं 9.41, फाइनेंशियल सर्विस, ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक एडमिन है। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोइंग कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन कितना, 11.58%, ठीक है। तो ये जीएसवीए का मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया। जीएसवीए को एक बारी आप इस डाटा को ध्यान में रखना। ये वैल्यूज जो मैंने आपको इनिशियली लिखाई, ये जो इमेज डिस्प्ले किया वो आपका डायरेक्ट जो गवर्नमेंट ने आर्थिक समीक्षा दी है। अच्छा, आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है,
स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो सांख्यिकी विभाग है जयपुर राजस्थान है वो जारी करता है। ध्यान में है ये चीज, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना। कौन जारी करता है, आपको बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये भी ध्यान में रखना है, कौन जारी कौन करता है इकोनॉमिक सर्वे, वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। स्टार्ट में आपको लिख भी देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं आपको, रिलीज्ड बाई इकोनॉमिक रिव्यू आता है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जयपुर राजस्थान, ठीक है। तो ये आपको इकोनॉमिक सर्वे का बेसिक है, आपको ध्यान में रखना है इसका, ठीक है ना। तो ये अपना डिस्कशन जो है जीएसवीए के बारे में एट करंट प्राइस पर मैंने आपको वैल्यू बता दी 15.70 लाख करोड़ है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है और जो अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है। ये जीएसवीए के बारे में। नेक्स्ट हम जो चर्चा करेंगे प्राइस स्टैटिक्स है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार वापस से मैं आपको सारी टर्म्स हैं वो रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको सारा डाटा है, एग्जैक्ट डाटा है, वो ध्यान में रह सके। देखो, इनिशियली मैंने बेसिक पैरामीटर लिया, दैट इज जीडीपी। जीडीपी क्या है? विद इन द फाइनेंशियल ईयर, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ द स्टेट, अब स्टेट के बारे में बात करूंगा, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ स्टेट जो मार्केट प्राइस है, किसकी मार्केट प्राइस है? सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, दैट इज जीडीपी। सिंपल। जीडीपी में मैं अगर जो वैल्यूज हैं अपना फर्दर मैंने डिस्कस किया कि नेट वैल्यूज अगर मुझे डिस्कस करनी है कि जिसके मैं बारे में बोलूंगा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो मैं डेप्रिसिएशन जो है, जो भी डेप्रिसिएट वैल्यू है उसको इंक्लूड करता हूं, दैट इज नेट वैल्यू। ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद में मैंने आपको पैरामीटर्स बताए कि जो पीसीआई है, तो पीसीआई के बारे में क्या बताया कि एनएसडीपी है विद रिस्पेक्ट टू जो एवरेज मिडिल क्लास पॉपुलेशन है कंट्री की, 15 से 64 ईयर मैंने आपको इसमें लिखाया था। अच्छा, मान लो एक मैंने अब जीएसवीए के बारे में चर्चा हो रही है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बोला कि पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस 1,85,000 है। रफली बता रहा हूं 1,85,000, एग्जैक्ट डाटा मैंने आपको लिखवाया है 1,85,000 है, ठीक है। तो 1,85,000 एवरेज पॉपुलेशन है, तो एवरेज जो इनकम है वो सबकी राजस्थान के अंदर, तो इसके अंदर सबकी अगर इनकम 1,85,000 है तो मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। पॉवर्टी लाइन मतलब पॉवर्टी है ही नहीं राजस्थान के अंदर। लेकिन यहां पर मैंने डिवाइड किया है एनएसडीपी को, तो किससे किया है? टोटल मिडिल क्लास पॉपुलेशन, मतलब ये जो मिडिल क्लास है उसका एवरेज आया है। बिलो मिडिल क्लास है उसकी इनकम 1,85,000 से भी कम है, ठीक है। तो किस फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं वो अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको फंडामेंटल्स के अंदर भी दिक्कत आएगी कि पीसीआई हमने कैलकुलेट किस बेसिस पे किया था, ठीक है ना। तो इसके बाद में जो अपनी चर्चा हुई जीएसवीए के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो अपना प्रोड्यूसर साइड है उसके वे में हम सोचते हैं तो जीएसवीए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम सब्सिडीज हैं, टैक्सेज हैं, उनको भी इंक्लूड करते हैं और ये रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पर जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, उसकी कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है जीएसवीए, सिंपल टर्म के अंदर, ठीक है। मतलब जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो फैक्टर्स काम में आ रहे हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जीएसवीए रेदर देन जीडीपी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है जीएसवीए के बारे में, ठीक है। और जीएसवीए की जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं, इंपॉर्टेंट जो नोट्स इससे रिलेटेड है, मैंने आपको यहां पर लिखवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं प्राइस स्टैटिक्स। प्राइस स्टैटिक्स, प्राइस स्टैटिक्स मतलब मूल्य सांख्यिकी, ठीक है। प्राइस स्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है। प्राइस स्टैटिक्स के बारे में आपको मैं पूरा कंप्लीट अपना डिस्कशन रहेगा अभी। ये जो अभी फैक्टर्स थे उनको आपको एक बारी वापस से रिवाइज कर लेना है। कोई खास इतना बड़ा हमने एकदम इन डीप भी नहीं गए हैं और सरफेसली भी नहीं रहे हैं। जीडीपी है, एनएसडीपी है, पीसीआई है, जीएसवी है और इसके बारे में बाद में अपन जो एक चर्चा करते हैं दैट इज प्राइस जो अपना है जीएसवी है। इससे पहले आप एक फैक्टर और आपको मैं डिस्कस कर लेता हूं। प्राइस स्टैटिक्स से पहले एक फाइनल जो है फैक्टर है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में प्राइस स्टैटिक्स पे आएंगे। जीएसवीए के बाद में
GFCF के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF। ठीक है, तो इसको फाइनल पैरामीटर है। उसके बाद में प्राइस स्टैटिक्स पे आते हैं। GFCF दैट इज ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज GFCF। इसके बारे में चर्चा करते हैं, GSVA के बारे में बाद में। यहां पर जो फाइनल जो अपना फैक्टर है इसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद में जो प्राइस स्टैटिक्स पे आएंगे अपन। ठीक है, तो GFCF देखना क्या है। देखो जीडीपी के जो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि फंडामेंटल पैरामीटर है, जो अपन इसके बाद में GSVA की बात की है। GSVA के बाद में GFCF जो है वो आपका कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको बताएगा GFCF। ठीक है, किस टाइप से बताएगा, जैसे देखो मैं आपको बताऊं कि मान लो कंट्री की जीडीपी है वो ग्रो कर रही है, मतलब जो विकास दर है वो कंट्री है अपलिफ्ट कर रही है, डेवलप्ड हो रही है, लेकिन क्या वो जीडीपी का अमाउंट, जीडीपी का पैसा वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो आपको कैसे पता लगेगा। मान लो जीडीपी का पैसा ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो गया, या फिर जो तथाकथित जो कुख्यात हैं वो लेकर के लंदन निकल गए, तो जीडीपी पर तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आया, देश पर तो उसका, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप्ड हो रहा है वो आपको जीडीपी नहीं बताएगा। वो फैक्टर जो आपको बताएगा दैट इज GFCF। मतलब सिंपल वे के अंदर इट इज द इंडिकेशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टेट, दैट इज GFCF। किस प्रकार जो है ये GFCF वो इंपैक्ट करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप लिखो कि दैट इज द GFCF इज द इंडिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कितना डेवलप्ड जो कंट्री है उसके अंदर पुल बने हैं, कितने हाईवेज बने हैं, कितने उसके अंदर इनकम ऑफ रिसोर्सेज बढ़े हैं, इमारतें बनी हैं, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सबको इंक्लूड किया जाता है। तो आप लिखो इंडिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल है, GFCF क्या है, इंडिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो GFCF क्या है, किसी भी स्टेट की बात कर रहा हूं तो स्टेट के लिए, कंट्री की बात कर रहा हूं तो कंट्री के लिए, तो GFCF इज द इंडिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमारे को बताता है GFCF। ठीक है, अगर GFCF की वैल्यू बढ़ती है, मान लो यहां पर मैं बोलता हूं कि अगर GFCF की वैल्यू बढ़ती है, मतलब कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, GFCF की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलप्ड कंट्री तो डेवलप्ड ऑटोमेटिक होगी, लेकिन जीडीपी से भी जो अपन इन डीप स्टडी करते हैं दैट इज GFCF। मतलब GFCF ज्यादा होने का मतलब है डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर लिखो डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, मतलब GFCF की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप लिखना कि जो ये जीडीपी का मैंने आपको बता भी दिया कि GFCF का एक मतलब क्या है कि जो अपना जीडीपी है उस जीडीपी का अमाउंट जो है वो कितना इन्वेस्टेड हुआ है कंट्री पर, इन्वेस्टेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। अच्छा, एक मैं आपको लेमैन लैंग्वेज के अंदर बताता हूं। कंट्री के पास में पैसा आया, गवर्नमेंट सेक्टर के पास में पैसा आया, सरकार उस पैसे को, एमपी लेड की बात कर रहा हूं, कितना पैसा सरकार के पास में आया और कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, एमपी लेड है या फिर जो चाहे फिर अपने जो सांसद के पास पैसा हो या विधायक के पास हो, कितना पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लग गया है। आपने काफी बार देखा होगा कि अमाउंट है वो तो ज्यादा आती है, लेकिन जो इन्वेस्टेड अमाउंट है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो अमाउंट इन्वेस्ट होनी चाहिए वो कम रहती है। मतलब विधायक जी के पास में पैसा तो आ गया लेकिन रोड नहीं बनवाई। समझ रहे हो बात को? ये GFCF इंडिकेट करेगा, वो जीडीपी इंडिकेट नहीं करेगा। सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझ में आया ना?
कि जीडीपी का कितना अमाउंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है इन्वेस्टेड हुआ है, दैट इज जीएफसीएफ। अगर इन्वेस्टेड नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो जीएफसीएफ की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। ठीक है, तो ये जीएफसीएफ के बारे में आपको बेसिक आइडिया आपको ध्यान में रखना है। अब जीएफसीएफ के मैं आपको जो करंट डाटा हैं उनके साथ में अपन रूबरू होते हैं। देखना जीएफसीएफ की जो वैल्यूज हैं एट ए करंट प्राइस, जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, एट करंट प्राइस, ठीक है। करंट प्राइस पर मैं अगर ये वैल्यू डिस्कस करूं कि जीएफसीएफ है उसकी करंट प्राइस पर वैल्यू कितनी है, तो 2023-24 की मैं बात करूंगा, 2023-24 की जो अभी हमारे पास में डाटा है वो 2023-24 का है, तो 4.48 लाख करोड़ जो वैल्यू है वो जीएफसीएफ की है। मतलब जीडीपी का इतना हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टेड किया जा चुका है। आई चीज समझ में, दैट इज 4.48 लाख जो करोड़ है, और ये किस रेट से 11.65% इंक्रीज रेट है, ग्रोथ रेट है। मतलब पिछली बार के कंपेयर में 2022-23 के कंपेयर में 11.65% ज्यादा वैल्यू 2023-24 के अंदर राजस्थान स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टेड की गई है। सिंपल, ठीक है ना। तो इतनी वैल्यू है जीडीपी की, वो वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्थान में इन्वेस्ट की गई है। ठीक है, अब अच्छा इसके आपको और ज्यादा समझ में आ पाएगा इसके बारे में। देखना यहां पर मैं आपको सेक्टर करता हूं, प्राइवेट सेक्टर, और यहां पर मैं लिखता हूं पब्लिक सेक्टर। अच्छा, जो अमाउंट है वो पब्लिक सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट होता है या प्राइवेट सेक्टर के अंदर? पब्लिक सेक्टर के अंदर अमाउंट जो है वो कम इन्वेस्ट होता है। सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किन का डेवलप्ड रहता है? प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा डेवलप्ड रहता है। आप गवर्नमेंट ऑफिस देखो, प्राइवेट ऑफिसेस देखो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता लग रहा है आपको जो चीजें मैं बता पा रहा हूं। तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये जो परसेंटेज है 4.48 लाख करोड़ का, उसका परसेंटेज ज्यादा है। कितना ज्यादा है? मेजर जो है यहां पर ही इन्वेस्ट होता है। मैं बताऊं कि 27.27% इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर का है। ठीक है, और जो पब्लिक सेक्टर का है वो है 21.73%। इतना जो पब्लिक सेक्टर के अंदर, और ये वाला जो है मतलब मेजर जो अमाउंट है वो पब्लिक सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टेड हुआ है 4.48 लाख करोड़ का। अच्छा, ये समझ पा रहे हो पब्लिक और प्राइवेट? इसके बारे में क्या बता रहा हूं, मतलब जैसे जीडीपी है उसमें तो प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करेगा और पब्लिक सेक्टर भी जो कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे मान लो कि कोई भी पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी टैक्सेस पे करेगी, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो भी टैक्सेस पे करेगा। तो दोनों कंट्रीब्यूशन रहेगा कि जो पब्लिक सेक्टर है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो भी कंट्रीब्यूशन देगा जीडीपी के अंदर। अच्छा, सेम प्राइवेट सेक्टर के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर में कि जो टोटल अमाउंट है जीडीपी का जनरेट हुआ है उसके अंदर, टोटल अमाउंट जो जीडीपी का जनरेट हुआ है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 78% मेजर जो 100, मतलब टोटल मैं इसको 100% मानता हूं, इसको मैं मानता हूं 100%। तो इस 100% के अंदर प्राइवेट सेक्टर में इतना जो वैल्यू इन्वेस्ट हुई है और पब्लिक सेक्टर में कम पैसा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जीएफसीएफ के बारे में आपको ज्यादा क्लियरिटी आई होगी, जीएफसीएफ है क्या वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कहां पर रहता है? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है जीएफसीएफ के बारे में बताऊं मैं आपको। यहां पर आप लिख लो कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएफसीएफ। तो सबसे ज्यादा पहले नंबर पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड कहां पर हुआ है? कंस्ट्रक्शन के अंदर। कंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पर जो रेजिडेंशियल है उस एरिया के अंदर, रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंट एरिया है, उसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है। थर्ड के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड है वो पब्लिक एडमिन के अंदर, लोक प्रशासन है वहां पर सबसे ज्यादा पब्लिक एडमिन के अंदर। और उसके बाद में जो यहां पर मैं क्लियर लिख लेता हूं आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर,
एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, उसके अंदर जो इन्वेस्टेड हुआ है जीएफसीएफ, ठीक है। और फाइनली जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब समझ पा रहे हो कि जीडीपी का जो अमाउंट है वो इन्वेस्टेड हुआ है, कितना इन्वेस्टेड हुआ है, 4.48 लाख करोड़। उस 4.48 लाख करोड़ के अंदर भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां पर हुआ है, जो आपका कंस्ट्रक्शन लाइन है उसके अंदर हुआ है, उसके बाद में रेजिडेंशियल में, उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वेस्टेड हुआ है। कौन सा अमाउंट, 4.48 करोड़। कहां का अमाउंट है ये, जीडीपी का वो अमाउंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया गया है, स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के अंदर लगाया गया है। और ये इंडिकेशन मैंने आपको लिखा दिया कि जीएफसीएफ है क्या। अब आपको शायद क्लियरिटी आ गई होगी कि जीएफसीएफ है क्या और ये जीडीपी से कैसे ज्यादा इफेक्टिव पैरामीटर है, ठीक है ना। तो अभी अपना जो फैक्टर्स जो हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया। नेक्स्ट अब देखना जीएफसीएफ के बारे बाद में प्राइस स्टैटिक्स। अब देखते हैं प्राइस स्टैटिक्स, ठीक है, प्राइस स्टैटिक्स, प्राइस स्टैटिक्स। प्राइस स्टैटिक्स के अंदर मैं आपको जो सारे अफेक्टिंग पैरामीटर हैं, इसके जो भी इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। इससे पहले प्राइस स्टैटिक्स को समझेंगे कि प्राइस स्टैटिक्स है क्या एक्चुअल के अंदर, इनका जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे प्रीवियस हमने की जो बात की थी, अपना जो इकोनॉमिक सर्वे था उसके इंडिकेटर कौन कौन से थे, तो उसमें जीडीपी है, एनएसडीपी है, पीसीआई है, जीएसवीए है, अपना अभी पढ़ा हमने जीएफसीएफ है। इन सारे इंडिकेटर्स को हमने पढ़ा जो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्राइस स्टैटिक्स की, ठीक है। तो प्राइस स्टैटिक्स मतलब जो देश में जो पैसा है वो किस रेट से बढ़ रहा है, ये इन्फ्लेशन से कनेक्ट करेगी ये चीजें, इन्फ्लेशन से, डेप्रिसिएशन से, उससे वैल्यू ये है वो कनेक्ट करेंगी। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि ये इसके इंडिकेटर्स जो होते हैं कि एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, कि मतलब फर्दर आपको मैं डिस्कस करूंगा कि होलसेल प्राइस तो मतलब इसमें गुड्स को इंक्लूड करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है वो बना रहा है उसके लिए जो पैसा लग रहा है, कितना पैसा उसके लिए पड़ रहा है, उसकी महंगाई कितनी पड़ रही। सिंपल लैंग्वेज के अंदर, लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो आपके परचून की दुकान वाला है उसके लिए महंगाई कितनी बढ़ रही है और आपके लिए महंगाई कितनी बढ़ रही है। अगर उसके लिए महंगाई बढ़ेगी तो वो आगे से ज्यादा कीमत पर लेकर आएगा, तो कंज्यूमर के लिए भी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, मतलब सीपीआई भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका पूरा डिस्कशन करेंगे आगे। फिलहाल आप प्राइस स्टैटिक्स के बारे में मैं आपको चर्चा करता हूं कि प्राइस स्टैटिक्स है क्या, ठीक है। देखना, प्राइस स्टैटिक्स के बारे में लिखो ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कोई भी पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड ले लेता हूं मैं, फिक्स्ड टाइम पीरियड, ठीक है। इसके बारे में इसकी स्टडी है क्या एक्चुअली, तो ड्यूरिंग पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लिया मैंने, पर्टिकुलर, ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लिया मैंने, फिक्स टाइम पीरियड ले लिया, उसके अंदर रिलेटिव चेंज क्या आ रहा है कि जो प्राइस के लेवल हैं उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहा है रिलेटिवली, ठीक है। तो रिलेटिव चेंज लिख रहा वही हूं जो मैंने आपको बताया कि परचून के दुकान वाला लाला जी जो हैं उनके प्राइस के इंडेक्स के अंदर उनके पास जो सामान आ रहा है उसके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है और हम कंज्यूम कर रहे हैं उनके अंदर प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो सारा प्राइस स्टैटिक्स है। अब इसको जो आपको लैंग्वेज के अंदर, जो इकोनॉमिक लैंग्वेज है उसके अंदर लिख रहा हूं सिंपल, कि रिलेटिव चेंज इन प्राइस लेवल ऑफ जो आपका गुड्स एंड सर्विस इन एनी एरिया, इन प्राइस लेवल ऑफ goods and services in any area, goods and services in any area। ये वर्ड क्यों लिखा है मैंने, इन एनी एरिया। देखो सिंपल आपको मैं बताऊं कि ये मानो आप, एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको पानी की बोतल जो है एक जगह पर आपको 15 रुपीज की मिल रही है, आप हिल एरिया के अंदर जाते हो वही
वाटर बोतल है आपको 15 की बजाय 20 और 25 रुपीज के अंदर मिलना शुरू हो जाती है। क्या उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो गया, या उसके जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं? नहीं आए। किस में चेंजेस आया है? एरिया में डिफरेंस आया है। एरिया में डिफरेंस। अच्छा, आपने जो लेबर कॉस्ट के बारे में भी सुना होगा कि मैं लेबर कॉस्ट के बारे में बोलूं कि भाई यहां पर तो आपको लेबर इतने में मिल जाएगा, उस फलानी जगह पर लेबर इतने में ज्यादा में मिलेगा। क्यों? एरिया का डिफरेंस। इसलिए मैंने वर्ड क्या यूज किया है? इन एनी एरिया, एनी पर्टिकुलर एरिया at during particular time period, what is the relative change in goods and services? That measurement tells us about the price statistics is calculated by, यहां पर लिख लो, is calculated by price statistics. Price statistics आई चीज समझ में कि आपके पास में जो सामान्य कीमत है उनके प्राइस के अंदर रिलेटिव चेंज कितना आ रहा है। आज जो 10 की मिल रही थी वो कल कितने की मिल रही है, वो कंज्यूमर को कितने की मिल रही है, वो लालाजी को कितने की मिल रही है। समझ आई बात? दोनों के लिए जो रिलेटिव चेंज है प्राइस लेवल का, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, उनके किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्टिकुलर टाइम के पीरियड के अंदर प्राइस लेवल में क्या डिफरेंस आ रहा है उसको कैलकुलेट किया जाता है प्राइस स्टैटिक्स के अंदर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्राइस स्टैटिक्स है क्या चीज। ठीक है, नेक्स्ट देखना प्राइस स्टैटिक्स के बारे में, इसका इंडिकेटर के बारे में देखना। जैसे आपको मैं पहले भी डिस्कस किया इंडिकेटर, इसके दो इंडिकेटर होते हैं, WPI और CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इंडिकेटर कौन कौन से हैं? दो इंडिकेटर हैं। पहला मैं लिखता हूं होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स को क्या मैं लिखूंगा आगे से? WPI। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिखूंगा जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स, दैट इज CPI। अच्छा, होलसेल प्राइस इंडेक्स किन रेट्स पर कैलकुलेट होता है? होलसेल रेट्स पर। ठीक है, मेजर ऑन होलसेल रेट, जो आपकी जो होलसेल रेट हैं उन पर जो कैलकुलेट होता है वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। मेजर ऑन होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस। एग्जांपल देके बताऊंगा मैं आपको, देखना। CPI जो है ये होता है मेजर ऑन रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस। अच्छा, आप मार्केट से परचेज करने जाते हो तब आपको कोई भी वैल्यू है, कोई भी अमाउंट है, कोई भी स्टफ है, उस कमोडिटी की वैल्यू जो है वो ज्यादा आपको मतलब आपको कई शॉप्स के अंदर भी आपको लिखा हुआ दिखेगा कि होलसेल का सामान ही मिलता है। तो होलसेल का सामान मिलता है मतलब कि वो कंज्यूमर के लिए नहीं दे रहे, वो आगे सप्लायर्स हैं उनके लिए वो सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज होलसेल। होलसेल के अंदर वैल्यू कंज्यूमर से कम होती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर तक जो वैल्यू जाएगी तब तक वो वैल्यू बेनिफिट जो है सप्लायर्स को और बेनिफिट होगा। मतलब देखना, ये देखो आपको सिंपली मैं बताता हूं। देखो, यहां पर ये मैन्युफैक्चरर है, यहां से सप्लायर के पास में जाएगी और सप्लायर से कंज्यूमर के पास में जाएगी। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? होलसेल होगी। और यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी? कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर जो पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को फाइनल कंज्यूम कर रहा है, दैट इज कंज्यूमर। होलसेल किसके लिए है? वो सप्लायर के लिए है। यहां पर जो काम में आएगा वो आएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स, यहां पर जो काम में आएगा दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आपने जो ये एप्लीकेशन है, कॉमर्शियल एप्लीकेशंस हैं जिन पर आपने देखा होगा कि आपको जो परचेज करते हो तो आपके पास में एक आइकन बना हुआ आता है कि आप फाइनल कंज्यूमर हो या फिर सप्लायर हो। आप जैसे एक ऐप का नाम मैं बोलता हूं, जैसे मीशो ऐप है, उस पर आपने देखा होगा कि आप कोई भी कमोडिटी परचेज करते हो तो उसमें आपको परचेज करने के बाद में आपके पास में एक जो पैनल खुलता है उसके अंदर आता है कि आप इस प्रोडक्ट के सप्लायर हो आगे या फिर फाइनल कंज्यूमर हो। अगर आप फाइनल
कंज्यूमर हो तो आप सीपीआई के अंदर, आपको जो कंट्री की सीपीआई है, स्टेट की सीपीआई है, उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप सप्लायर हो तो आप उसके होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर आओगे, आपकी वैल्यू जो है आपके लिए वो कम लगाई जाएगी। अच्छा, कई बार ये है कि बल्क में सामान ले लें तो वो अपन होलसेल की प्राइस के अंदर ले लें, मतलब वो कम प्राइस के अंदर ले लें, वो सप्लायर की प्राइस है उसके अंदर आप कमोडिटी को परचेज करते हो तो आपको रिलेटिवली रिटेल प्राइस से पैसे कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर सप्लायर है वो भी यहां पर प्रॉफिट ले रहा है कंज्यूमर से पहले, मैन्युफैक्चरिंग के बाद में सप्लायर है ये भी अपना प्रॉफिट गेन कर रहा है, उसके बाद में कंज्यूमर पर जा रहा है। तो इसलिए जो होलसेल प्राइस है वो आपकी कंज्यूमर प्राइस से ज्यादा, आपको जो होलसेल प्राइस है कम देखने को मिलेंगी, कंज्यूमर प्राइस है वो ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है ना? तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि होलसेल प्राइस क्या है और रिटेल प्राइस क्या है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे प्राइस स्टैटिक्स के अंदर, ठीक है, कि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस के बारे में। तो सबसे पहला जो इंडेक्स है दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, दैट इज WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए बेस ईयर क्या माना जाता है? इसके लिए जो हम बेस ईयर मानते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए, अच्छा बाकी के अंदर मैंने आपको 2011-12 बताया था, इसके अंदर जो हम मानते हैं 1999-2000, ये इसके अंदर बेस ईयर माना जाता है जब हम कैलकुलेट करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स को। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। इसके अंदर टोटल जो कमोडिटी आती हैं, मतलब कितनी होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर कितनी कमोडिटीज, कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है, सिंपल। तो टोटल अभी इकोनॉमिक सर्वे है 2024-25 का, उसके अंदर 154 कमोडिटीज को, 154 कमोडिटीज को इंक्लूड किया गया है। ये इसको मार्क करना, 154 कमोडिटीज को इंक्लूड किया गया है किसके अंदर? होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इन 154 कमोडिटीज के अंदर प्राइमरी आर्टिकल कौन से हैं? प्राइमरी आर्टिकल की मैं बात करूं तो मेनली एग्रीकल्चर और जो आपका मिनरल वगैरह हैं उनको इंक्लूड करते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स। 2 प्राइमरी आर्टिकल्स को हम इंक्लूड करते हैं, एग्रीकल्चर और जो अपना मिनरल्स जो हैं उनको इंक्लूड करते हैं। आगे इसके बारे में मैं डिस्कशन भी करूंगा कि एग्रीकल्चर के अंदर और मिनरल्स के अंदर, प्राइमरी आर्टिकल के अंदर फिलहाल आप ध्यान में रखना कि 154 कमोडिटीज हैं जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर आती हैं, उसमें प्राइमरी आर्टिकल्स कितने हैं? इन 154 में से 75 आर्टिकल हैं वो प्राइमरी आर्टिकल है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कितने प्राइमरी आर्टिकल हैं। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो हैं वो कितने हैं? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कितने हैं? 69 जो हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। बाकी जो बच गए 154 में से इन दोनों को ऐड करके घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे? टोटल 10 जो कमोडिटीज हैं वो है फ्यूल एंड पावर के अंदर, फ्यूल एंड पावर। इसके अंदर टोटल कमोडिटीज कितनी है? 10। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो कितनी कमोडिटीज पर? 154 कमोडिटीज पर। उसके अंदर प्राइमरी आर्टिकल्स में कितने हैं? 75, मैन्युफैक्चर्ड में 154 में से 69 और फ्यूल एंड पावर में 10। मतलब टोटल इतनी वस्तुएं हैं जो होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI इंडेक्स के कैलकुलेशन में काम में आती हैं, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो ये आपका था होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में, ठीक है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स का डाटा मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के पर्सपेक्टिव से और इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स मैं अगर राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बात करूं, होलसेल प्राइस इंडेक्स राजस्थान के पर्सपेक्टिव से, तो 2023 के अंदर कितना था? 2023 के अंदर ये जो वैल्यू थी 387.90, 387.90 जो वैल्यू थी WPI इंडेक्स की, जो वैल्यू थी 2023 के अंदर, और ये बढ़ करके 394.68 हो जाती है, 394.68 हो जाती है 2024 के अंदर। तो ये ग्रोथ कितनी हुई इसके अंदर? ग्रोथ इंडेक्स है, ये कोई अमाउंट नहीं है, इंडेक्स है ये वैल्यूज मैं आपको जो बता रहा हूं। तो इसमें प्लस 1.75 ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखना। 1.75% का ग्रोथ रेट है WPI राजस्थान के अंदर। इसी प्रकार मैं अगर
जो होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया की बात करूं तो ये इंडेक्स है, इंडेक्स एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। तो 2023 के अंदर ये वैल्यू कितनी थी? 2023 के अंदर इंडिया के लिए वैल्यू 151.3 होलसेल प्राइस इंडेक्स की वैल्यू थी। ये वैल्यू इंडिया के लिए कम क्यों है? क्योंकि इंडिया लेवल पर जो कमोडिटीज हैं वो राजस्थान के कंपेयर में कम होगी, उनकी जो प्राइस है वो कम होगी। 153.29 जो वैल्यू है, 153.29 जो वैल्यू है 2024 के अंदर। अच्छा, इंक्रीज कितना हुआ इसके अंदर 2023 से 24 के अंदर? तो 1.72% जो है इंक्रीज हुआ है। WPI इंडेक्स जो है, ये मैं बता रहा हूं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। WPI आप यहां पर इंडिया लिख लियो, इंडिया, ठीक है। तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में याद रखना है कि वैल्यूज को याद रखना है। सिंपल आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि WPI राजस्थान के लिए कितना है, तो आपको सिंपल ये डाटा याद रखना है 394.68, और कितना प्रतिशत ग्रोथ रेट है वो याद रखना है 1.75। इंडिया के लिए 2024 के अंदर 153.29 और ग्रोथ कितना है 1.72। सिंपल ये देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, डाटा ऑब्जर्वेशन करता हूं मैं। होलसेल प्राइस आपकी, मैं 2024 की केवल बात कर रहा हूं, राजस्थान और इंडिया की। इंडिया में कम है, राजस्थान में ज्यादा है। मतलब इंडिया लेवल पर जो कमोडिटीज हैं उनकी वैल्यूज कम है, होलसेल प्राइस कम है, राजस्थान के पर्सपेक्टिव में ज्यादा है वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये उन वैल्यूज को पिक करेगा जहां पर ऑल ओवर जो है, मान लो एक ये स्टाइलस है, इसकी वैल्यू राजस्थान के अंदर कितनी है और इसकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर कितनी है। तो ऑल ओवर इंडिया में जिस भी स्टेट में इसकी वैल्यू कम होगी उसको इंक्लूड किया जाएगा WPI के अंदर। समझ रहे हो इस बात को? लेकिन राजस्थान के अंदर तो विद इन द डिस्ट्रिक्ट है, कितनी वैल्यू है इसकी वो इंक्लूड की जाएगी। तो राजस्थान में वैल्यू आपको ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है WPI के बारे में। नेक्स्ट अपना है जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके बारे में देखते हैं। सेकेंड वन इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज CPI, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट इज CPI। तो ये जो मंथली बेसिस पर रिलीज किया जाता है CPI है, कंज्यूमर के जो साइड से, मतलब कि कंज्यूमर को कितना सामान महंगा पड़ रहा है, कंज्यूमर पर जो जनरल प्राइस लेवल है उनका जो रिलेटिव चेंज है वो कंज्यूमर पर कितना आ रहा है, वो आपका इंडिकेशन देगा CPI। ये रिलीज किया जाता है, रिलीज्ड मंथली, रिलीज्ड मंथली, मंथली बेसिस जो है ये रिवाइज किया जाता है, मंथली बेसिस। मंथली बेसिस पर ये जो है आपका CPI इंडेक्स है, मतलब जो कंज्यूम कर रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, उसके लिए जनरल प्राइस लेवल में कितना रिलेटिव चेंज आ रहा है वो बताया जाता है मंथली बेसिस पर CPI के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो प्रिपेयर्ड किया जाता है CPI, तो 4 टाइप से ये प्रिपेयर्ड किया जाता है, प्रिपेयर्ड इन 4 टाइप्स। अब 4 टाइप्स कौन कौन से हैं वो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, और कौन कौन रिलीज करता है, उनका बेस ईयर क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो यहां पर मैं आपको टेबल बना के दे देता हूं। CPI, इसका बेस ईयर कौन सा इंक्लूड करते हैं, बेस ईयर कौन सा मानते हैं। अच्छा, WPI के अंदर 1999-2000 बेस ईयर मैंने माना था, मैंने नहीं माना था, इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर माना गया है बेस ईयर। और यहां पर कौन सी जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है, ये जो आपका मैं आप लिख देता हूं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यहां पर जो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इस टाइप से लिख लो आप, रिलीज्ड बाई, रिलीज्ड बाई, ठीक है। तो CPI, तो देखना पहला मैं लिखता हूं CPI IW, CPI IW। IW क्या है? इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर यहां पे लिख देता हूं मैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, समझ में आ रहा है। CPI IW, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI IW। तो इसका बेस ईयर कितना है? 2016 इसका बेस ईयर है। और जो लेबर ब्यूरो है चंडीगढ़, वो इसको रिलीज करता है, लेबर ब्यूरो चंडीगढ़, लेबर ब्यूरो चंडीगढ़, ठीक है। दूसरा जो CPI का जिस बेसिस पर CPI प्रिपेयर किया जाता है दैट इज CPI AL, CPI
एल, एल मतलब एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, CPI-EL। इसका बेस ईयर क्या माना जाता है? 1986-87 इसका बेस ईयर माना जाता है जो इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर, इसका रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट मैं CPI का बताता हूं आपको कि CPI-RL दैट इज रूरल लेबर जो है, CPI-RL, RL मतलब रूरल लेबर, रूरल लेबर, इसका जो बेस ईयर है वो क्या माना जाता है? 1986-87 जो इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये भी सेम लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ है CPI दैट इज CPI-RU&C, CPI-RU&C, RU&C का मतलब क्या है? अर्बन, रूरल एंड कंबाइंड। यहां पे आगे मैं लिख देता हूं, रूरल, आर मीन्स रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड, संयुक्त, रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड। अच्छा, इसका जो बेस ईयर माना जाता है वो 2012 को बेस ईयर माना जाता है, और जो NSO है, नेशनल स्टैटिकल जो ऑफिस है NSO न्यू दिल्ली, वो इसको रिलीज करता है। तो आप लिखना नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है न्यू दिल्ली, वो इसको रिलीज करता है। NSO में यहां पर लिख देता हूं, NSO, नेशनल स्टैटिक ऑफिस जो है न्यू दिल्ली, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में याद रखना है। जो आपका इंडस्ट्रियल वर्कर है उसके बारे में हम अलग से चर्चा कर सकते हैं, लेबर जो है एग्रीकल्चर लेबर है उसका CPI इंडेक्स है, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जयपुर भीलवाड़ा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो राजस्थान के अंदर, उसमें इंडस्ट्रियल वर्कर IW के बारे में फर्दर हम डिस्कशन कर सकते हैं इसके बारे में कि जो है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो अपनी वैल्यू है CPI की वो कितनी है, ठीक है ना। तो ये अपना जो मेनली आज का डिस्कशन था CPI के बारे में। नेक्स्ट हम जो प्राइस इंडेक्स के बारे में, प्राइस स्टैटिक्स हम अपन ने पढ़ा, इसके बाद में जो है CPI-IW इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चर लेबर के लिए, और रूरल लेबर है, उसके बाद में RU जो अर्बन, रूरल, अर्बन और कंबाइंड है उसके लिए CPI इंडेक्स। आपको जैसे सिंपली देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बेस ईयर कौन सा माना जाता है, तो डायरेक्ट आपका आंसर CPI एग्रीकल्चर लेबर है, वो इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, लेबर ब्यूरो चंडीगढ़, NSO के द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए किसके द्वारा रिलीज किया जाता है CPI का इंडेक्स। 4 टाइप से प्रिपेयर होता है, CPI-IW, CPI-AL, CPI-RL और CPI-RU&C, एंड लिखा हुआ है यहां पर, ये CPI-RU&C, ठीक है। तो ये आपको यहां पे फाइनली यहां पे दिख रहा है इस साइड, ठीक है। ये आपको इमेज जो है, ये आपको पैनल है, नोट्स हैं, वो आपको एप्लीकेशन पे मिल भी जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना आज का डिस्कशन था जिसमें हमने जो सबसे पहले तो हम इनिशियली तो हमने जो इकोनॉमिक सर्वे है उनका जो इंडिकेटर्स थे उनके बारे में हमने देखा। इसके बाद में हमने जो प्राइस स्टैटिक्स है उसके बारे में, प्राइस स्टैटिक्स में अपना जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उनके बारे में देखा। अब नेक्स्ट अपने क्लास के अंदर अपना डिस्कशन रहेगा कि जो सरकारी खजाना है उसके बारे में, कि कितना जो रेवेन्यू सरकार के पास है, कितनी लेनदारियां देनदारियां हैं। टोटली कंसंट्रेशन होएगा कि सरकार के जेब के अंदर, देश के जेब के अंदर, राष्ट्र के, राजस्थान के जेब के अंदर कितना पैसा है सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो ये बात करेंगे। आज के सेशन को यहीं पे बाइंड करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ में। ओके, थैंक यू क्लास।